द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एफडी इज गारंटीड लॉस। एफडी में आपने पिछले 45 ईयर्स में कभी भी पैसा लगाया होता, यू वुड हैव ऑलवेज लॉस्ट। मैं तो एक्चुअली ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के टाइम पे 2013 में। और मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूँ 10 में से 8 केसेस में अगर आपने पिछले 3 साल का रिटर्न देकर पैसा निवेश किया, अगले 3 सालों में आपको इनवेरिएबली खराब एक्सपीरियंस होगा। आपके पास मौका होता कि आप 15 साल पहले पीछे जाएं और खुद को बस एक एडवाइस जो आप क्लियरली कीर्तन को बोलना चाहोगे, कीर्तन ये मत करना, वो क्या हो? हेलो कीर्तन, वेलकम टू मनी टॉक्स। नेहा, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। तो इससे पहले जब आप मनी टॉक्स पे आए थे तो हमने बात किया था कि फाइनेंस में कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। करेक्ट। पर आज हम डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए और कैसे करेंगे। परफेक्ट। तो सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि सिंस आप इतने सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आपकी पहले दिनों से शुरुआत करते हैं कि आपने कैसे सोचा, वो क्या टर्निंग पॉइंट था कि आपको लगा कि अब मुझे मार्केट्स में आना है? लुक, इन ऑल ऑनेस्टी मैं गुजराती फैमिली से हूँ और स्टॉक्स और इन्वेस्टिंग इन जनरल हमारी फैमिली का डिनर टेबल और ब्रेकफास्ट टेबल डिस्कशन रहा है सालों से। तो मेरे लिए इन्वेस्टिंग या स्टॉक मार्केट कुछ नया नहीं है, मैं यही सुनकर बड़ा हुआ हूँ। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेरे डैड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो ऑफ कोर्स जब आप वाइल यू आर इन द ग्रोइंग अप स्टेज आपको यही लगता है कि योर फादर इज़ योर रोल मॉडल और आपको वो जो कर रहे हैं वो आपको करना है। क्योंकि हमारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, तो मैंने भी साइंस ले लिया था 10th के बाद सोचकर कि यार एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करूँगा, उसके बाद डैड को हेल्प करूँगा बिज़नेस में। बट आई थिंक टर्निंग पॉइंट्स इन लाइफ ऐसे होते हैं जहाँ आपको प्रॉबली समझ जाता है कि यार ये मेरे लिए नहीं है। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। 12th में भी मुझे ग्रेस मार्क्स से पास किया गया था। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में 5 में से 4 सब्जेक्ट में केटी था। उसके बाद मैं समझ गया कि साइंस मेरे लिए नहीं है। तो आई थिंक द इमीडिएट नेक्स्ट इंटरेस्ट एरिया दैट स्टार्टेड डेवलपिंग वाज फाइनेंस। इसीलिए फिर मैंने ग्रेजुएशन तो ठीक है बीएससी मैथ में कर ली क्योंकि ऑप्शन कुछ नहीं था। पर ग्रेजुएशन के साथ साथ जो मैं केपीओ में काम कर रहा था या उसके बाद मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन की या सर्टिफिकेशन की वो सब फाइनेंस से रिलेटेड था। तो आई थिंक ऑटोमेटिकली वो फाइनेंस में एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया और आज तकरीबन 19 साल हो गए मैं फाइनेंस से जुड़ा हुआ हूँ। अब एक मस्ट डू थिंग क्या हो सकता है फाइनेंस में जो बहुत लोग, आपको लगता है कि बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं, मतलब ध्यान भी नहीं देते उसके बारे में? फाइनेंस में या इन्वेस्टिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में लोग इंटरनेट पे बात ही नहीं करते वो पैसा कमाना होता है। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से दिस? हर कोई इंटरनेट पर आकर इन्वेस्टिंग के बारे में आपको क्या बताता है, इन्वेस्टिंग कहाँ करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग कितनी लंबी करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग से आपका एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। पर कोई भी आपको ये नहीं बताता कि वेल्थ क्रिएशन जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप कितना पैसा निवेश कर पाओगे। सो सपोज़ अगर आप मुझे पूछे कि वेल्थ मैनेजमेंट या वेल्थ क्रिएट करने का फॉर्मूला क्या है, तो मैं कहूँगा वेल्थ क्रिएट करने का फॉर्मूला है कि आप कितना पैसा डालोगे, उस पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा और आप कितने समय तक वो पैसा इन्वेस्टेड रख सकते हो। ये तीनों का समेशन या एग्रीगेशन है वेल्थ क्रिएशन। लोग क्या कर रहे हैं, मैं कितना रिटर्न निकाल पाऊँगा या कितने समय तक पैसा इन्वेस्ट कर पाऊँगा, इन्हीं दो चीज़ों पर इंटरनेट पर डिस्कशन करते हैं। पर जब से जो सबसे मेन मुद्दा है कि आप जितना पैसा डालोगे उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी वेल्थ क्रिएशन कितनी हो रही है। एग्जाम्पल, आप अगर महीने का 1000 रुपया निवेश कर रहे हो और सोच रहे हो मेरा 10 करोड़ रुपया बन जाएगा, नहीं होने वाला है, राइट? तो आप जितना पैसा ज़्यादा निवेश करोगे और ज़्यादा समय तक इन्वेस्टेड रहोगे और उस पर कितना रिटर्न बनेगा, उससे आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी डिफाइन होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कितना रिटर्न बना पाऊंगा, इस डिस्कशन के चक्कर में लोग सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं कि आपको आपकी कोर स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। आप एक आईटी प्रोफेशनल हो तो आईटी सर्विसेज पे ध्यान दीजिए, आप एक फार्मा प्रोफेशनल हो फार्मा पे ध्यान दीजिए,
उस फील्ड में कुछ अच्छा या नया करने की सोचें, जिससे आपका टेक होम सैलरी बढ़े, जिससे आपका इन्वेस्टेबल सरप्लस बढ़े। और जब वो बड़ा इन्वेस्टेबल सरप्लस बड़े समय के लिए इन्वेस्ट होगा और उस पर बड़ा रिटर्न बनेगा, तब वेल्थ क्रिएशन होगा। तो लाइक आई सेड, आपने क्वेश्चन पूछा कि आंसर पता नहीं मुझे ऑडियंस कितना रिलेट कर पाएगी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस में अगर आप फाइनेंशियल प्रोफेशनल नहीं हो तो रिटर्न कितना बनेगा उसको छोड़कर आप कितना पैसा निवेश कर पाते हो उस पर फोकस कीजिए। और उसके लिए आपको आपके करियर पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप करियर में अच्छा कर रहे हो और सैलरी अच्छी मिल रही है तो ज़्यादा निवेश कर पाओगे, और अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे और ज़्यादा समय के लिए और उस पर ज़्यादा रिटर्न बनेगा, तब जाकर वेल्थ क्रिएशन होगा। वेरी ट्रू, क्योंकि मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं, इवन जो मतलब बिगनर्स हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मेरी सैलरी है फिर 50,000, उसमें से मैं कितना इन्वेस्ट कर लूँ, कितना रिटर्न्स बना लूँ, एंड देन वो फिर कटौती भी करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में, कि मान लो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, या मान लो किसी अच्छे कोर्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, या टाइम नहीं दे पा रहे हैं जिससे कि वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें। तो बेटर है कि स्पेशली अपने बिगनिंग स्टेज में आप खुद के लिए इतना करो कि ताकि आप पैसा आपके पास खुद आए, एंड देन उस पैसे को आप लगा सको, और वो फिर आप उसको छोड़ दोगे 10-15 साल के लिए तो ऑब्वियसली वो अच्छा रिटर्न यानी 50,000 पर आप कितना ही निवेश कर पाओगे, राइट। पर अगर आप अपनी कोर स्किल्स पे फोकस करके 50,000 की सैलरी को 5 लाख की सैलरी तक लेके जाओ, तो ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, काफ़ी गुना बढ़ जाएगा वर्सेस 50,000 पे जो था। एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ बीइंग एबल टू क्रिएट वेल्थ, एंड नॉट हाउ मच रिटर्न विल यू मेक। अब इसी बात पे मान लीजिए अगर किसी की सैलरी है 50,000, 1 लाख रुपए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी के पास 100 रुपये हैं। Sure. अब उसको वो इन्वेस्ट करना है, मतलब वो 100 रुपये उसे मैनेज करने हैं कि उसमें उसको अपना मंथली एक्सपेंसेस निकालना है, सेविंग्स कितनी करनी है, इन्वेस्टमेंट्स कितने करने हैं, EMIs कितनी भरनी है। तो 100 रुपये को कैसे मैनेज करें ताकि एक सही फिगर आ सके कि ठीक है आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। हाँ, देखिए, सबसे पहले हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो पर्सनल फाइनेंस है, जिसमें पर्सनल पहले आता है और फाइनेंस बाद में आता है। आपका क्वेश्चन फाइनेंस से रिलेटेड है तो मैं फाइनेंस से रिलेटेड आंसर दूंगा, पर वो ज़रूरी नहीं कि हर कोई जो मुझे सुन रहा है वो उससे रिलेट कर पाए, क्योंकि उनका बैकग्राउंड बहुत अलग है, राइट। कोई लोग हैं जो पेरेंट्स के साथ रहते हैं, EMI नहीं भरते। कोई लोग हैं जिन्होंने घर लेके रखा है, जिनकी EMI है। कोई लोग हैं जो रेंट पे रहते हैं, रेंट भर रहे हैं। कोई लोग हैं जिन्होंने गाड़ी खरीदी है, उसकी EMI है। तो हर कोई जो मुझे सुन रहा है आज इस आपके क्वेश्चन के आंसर को लेकर, वो शायद इससे रिलेट नहीं कर पाए, पर एक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो मान लीजिए आपके पास अगर 100 रुपये है, तो 100 रुपये में आप कोशिश कीजिए कि आपके खर्चे 30 रुपये से ज़्यादा ना हो। आप कोशिश कीजिए कि आपकी EMI 30 या 40 रुपये से ज़्यादा ना हो, और बचा हुआ 20 या 30 रुपया आप निवेश करने की कोशिश कीजिए। तो मान लीजिए अगर मैं लाख रुपए की सैलरी है मेरी, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं 30,000 से ज़्यादा खर्चा ना करूँ। मैं कोशिश करूँगा कि 40,000 से ज़्यादा शायद मेरी EMI ना हो, और बचा हुआ 30,000 या मान लीजिए 20,000 मैं निवेश करने की कोशिश करूँ। ये अगर फॉर्मूला अगर आप बिठा पाए आपके इकोसिस्टम में, तो मुझे नहीं लगता कि क्यों 14-15 साल में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते। बहुत सारे कैलकुलेशंस लोगों ने ऑलरेडी इंटरनेट पर डाले हुए हैं कि कैसे अगर लाख रुपए की सैलरी पे अगर आप 30,000 रुपया सेव कर रहे हो तो 15 साल में या 180 महीनों में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। पर इसमें चैलेंजेस क्या है? चैलेंज ये है कि क्या मैं 40,000 की EMI में बॉम्बे जैसे शहर में क्या घर ले सकता हूँ, या फिर 40,000 के रेंट पर रह सकता हूँ? अब देखिए, इसका आंसर बहुत लोगों का अलग अलग होगा, क्योंकि आप बॉम्बे में कहाँ रह रहे हो या कहाँ घर ले रहे हो, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा, राइट। या क्या मैं 30,000 रुपये में मैं घर का खर्चा चला सकता हूँ, बच्चों की फ़ीस दे सकता हूँ? ये भी डिपेंड करेगा कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप कौन से शहर में रह रहे हो। बट द पॉइंट इज़ कि आप जैसी भी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो या जैसे भी शहर में रहते हो, आपको एक गार्डरेल बनानी पड़ेगी अपने लिए, जिस बाउंड्री को आप शायद क्रॉस नहीं करना चाहोगे। आप शायद ये कह सकते हो कि यार लाख रुपया है ना, 40,000 से कम तो मैं खर्चा नहीं कर सकता, या 40,000 से कम तो मेरी EMI हो ही नहीं सकती। ठीक है, आप 20,000 इन्वेस्ट कीजिए। आप शायद ये भी कह सकते हो कि यार
ईएमआई और खर्चा मिलाकर शायद मेरे पास 10,000 रुपये बचेंगे, तो आप 10,000 रुपये बचाइए। पर जब तक आप ये डिफाइन नहीं कर लेंगे ना कि मुझे साल का 10,000 रुपया बचाना है, आप शायद ये 10,000 नहीं बचा पाओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ नया खर्चा आ जाएगा जिसमें आप वो खर्चा कर दोगे और आपको पता ही नहीं है कि शायद 20 या 25 तारीख तक आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा। तो एक गार्ड रेल बना दीजिए, एक रूल बना दीजिए, और आपका रूल हो सकता है कि 40% खर्चा, 50% ईएमआई और 10% सेविंग, चलेगा, कोई बात नहीं, शुरू तो कीजिए फर्स्ट। सेकंड गलती लोग ये करते, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब उनकी सैलरीज बढ़ती है ना, तब ये प्रोपोर्शनेटली जो डिवाइड करने का हिस्सा है ना, वो प्रोपोर्शनेटली डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब मान लीजिए 1 लाख से आपकी सैलरी 2 लाख हो गई, तो 2 लाख के सामने मैथमेटिकली तो ये 10% का जो आप सेविंग कर रहे थे वो 20,000 होना चाहिए। पर कितने लोग हैं जो मार्च में या अप्रैल में सैलरी बढ़ने पे अपनी SIPs को बढ़ाते हैं? बहुत कम लोग हैं। तो होता ही है कि जब आपकी सैलरी बढ़ेगी और आपके खर्चे बढ़ रहे हैं पर आप अपनी सेविंग्स को नहीं बढ़ा रहे हो, तो आप अपनी लाइफस्टाइल को कभी भी मीट ही नहीं कर पाओगे फ्यूचर में। जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपकी लाइफस्टाइल का खर्चा इतना ज़्यादा है, पर आपने क्योंकि सेविंग्स नहीं बढ़ाई है, आपके पास उतना पैसा ही जमा नहीं हुआ आपकी लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रूल बना दीजिए जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। जैसे मेरे लिए कंफर्टेबल रूल है 30% खर्चा, 30% EMI और 40% सेविंग। अब ये मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों कर पा रहा हूँ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। पर अगर आपके लिए वो 40% खर्चा, 40% EMI और 20% सेविंग है, तो आप वो स्टार्ट कीजिए। और जैसे ही आपकी सैलरी बढ़े, कोशिश कीजिए कि आप अपने ये 20% कंपोनेंट को भी सैलरी के साथ बढ़ाएं और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अब जब मार्केट डाउन होता है तो जो स्पेशली जो बिगनर्स हैं वो पैनिक कर जाते हैं और बोलते हैं कि अब तो SIP नहीं हो पाएगी, SIP रोकनी होगी। और जब अभी मार्च में मार्केट क्रैश हुआ था तो SIP स्टॉपेज रेशियो 100% पहुँच गया था। और XIR की बात करें तो जब वो 13% है तो ठीक है, पर जब वो -3%, -4% पे आ जाता है, उस टाइम पे भी क्या बिगनर्स को क्या सोचना चाहिए, इन्वेस्टर्स को क्या सोचना चाहिए कि क्या सही तरीका है कि वो अपनी SIP को कंटिन्यू करें? और मैथ की अगर मैथ के हिसाब से देखें तो क्या सेंस बनता है? देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट देता हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर व्यूअर्स में कोई यंग ऑडियंस है जो हमें सुन रही है, उसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस कॉन्सेप्ट से। मान लीजिए आपने 25,000 रुपये की SIP स्टार्ट कर दी 15 सालों के लिए, तो आप 25,000 रुपये हर महीना निवेश कर रहे हो 15 साल के लिए, और आपको इस निवेश पे 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो तकरीबन 15 सालों बाद आपका ये पैसा हो जाएगा रफली 1,20,00,000 रुपये। ठीक है। अब मान लीजिए 15 साल ये करने के बाद मार्केट में एक 20% का फॉल आया, तो आपका जो इकट्ठा किया हुआ 1,20,00,000 रुपये का पोर्टफोलियो था वो गिर कर 96 लाख के करीब आ जाएगा, क्योंकि 20% का फॉल आ गया मार्केट में। पर अभी भी अगर मैं रिटर्न्स कैलकुलेट करूंगा ना कि आपने 25,000 रुपया हर महीना निवेश किया 15 सालों के लिए, और 15 साल के बाद 96 लाख हो गया, राइट, तो आपका रिटर्न फिर भी 9.5-10% दिखाएगा। तो जब आप 25,000 रुपया निवेश कर रहे थे, 12% पे वो 1,20,00,000 रुपया हुआ। पर 96 लाख भी अगर हो गया ना तो भी 9.5-10% रिटर्न है। अब कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, जब 20% का फॉल आएगा 15 साल बाद, तब भी एज अ इन्वेस्टर आप देखोगे कि आपका रिटर्न 9.5% है या 10% है। तो आपको इतना पैनिक नहीं होता, क्योंकि आपने 12% का रिटर्न देखा हुआ था और 20% फॉल के बाद भी आप आज भी 9.5-10% रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में देख रहे हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स। सबसे पहले तो जब भी आप SIP करें, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है आपका? वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि आप पैसा मंथली कमाते हो, आप खर्चा मंथली करते हो, तो वो आपको मंथली सेविंग्स की हैबिट डाल देगा। 1 सेकेंड, SIP एक डिसिप्लिन लेके आता है, क्योंकि आप ये कोशिश नहीं कर रहे हो जानने की कि मार्केट बॉटम आउट हो गया या टॉप आउट हो गया, अब निवेश करूं या कल निवेश करूं। वो तो आपको एवरेज आउट करा देता है। हर महीना 5 तारीख को जब आप पैसा डालते हो, आप ये नहीं सोचते हो कि मार्केट ऊपर है या नीचे, तो वो एवरेजिंग आउट का, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जिसे हम कहते हैं, उसका बेनिफिट आपको दे देता है। तो टाइमिंग नहीं करते, जिसकी वजह से आपको डिसिप्लिन आता है। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंटली, जब मार्केट्स गिरते हैं और आप
उतने ही 25,000 रुपये की SIP करते हो तो ज़्यादा यूनिट्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे ओवर द लॉन्ग टर्म आप ज़्यादा रिटर्न बना पाते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि SIP बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में, जो आप अदरवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप टाइम नहीं कर सकते, आप डिसिप्लिन नहीं ला पाओगे। वो सब प्रॉब्लम SIP सॉल्व कर रहा है। अब उन इन्वेस्टर्स की बात करते हैं जो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो स्टॉक हो, तो उसके लिए सबसे सही स्ट्रैटेजी क्या होगी? मान लीजिए अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, 8-10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है आपका, तो आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए कि आपके पास अगर 100 रुपये है तो उस 100 रुपये में से सबसे पहले तो आप 70 रुपये इंडियन डोमेस्टिक इक्विटी में निवेश करें और बचे हुए 30 रुपये आप गोल्ड और ग्लोबल इक्विटीज़ में निवेश करें। ओके, पहले 30% की बात करते हैं। तो 30% में से आप मान लीजिए आपने 15% गोल्ड में रखा है और 15% ग्लोबल इन्वेस्टिंग में रखा है। तो ये 30% सबसे पहले तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है आपकी? ये 30% आपकी 2 प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सबसे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है रुपी डेप्रिसिएशन की। अगर आप पिछले 1 डेकेड या 2 डेकेड का डेटा देखें तो रुपी जनरली हर साल 4% से डेप्रिशिएट होता है। अगर उस 4% डेप्रिसिएशन का फ़ायदा लेना है आपको, तो गोल्ड और ग्लोबल इक्विटीज़ में आपको पैसा रोकना पड़ेगा। क्यों? एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आज अगर आपने पैसा रोका है S&P 500 में US में, और S&P 500 12% डॉलर रिटर्न्स दे रहा है, पर आप तो इंडिया से हो तो आपको तो रुपी में इंटरेस्टेड है, रुपी रिटर्न्स में इंटरेस्टेड है। तो 12% S&P 500 का डॉलर रिटर्न का मतलब है कि इंडिया में, इंडियन रुपी में आपने 16% रिटर्न कमाया, क्योंकि रुपी 4% से डेप्रिशिएट हो रहा है। तो जब भी आप पैसा बाहर निवेश करते हो तो बाहर जितना रिटर्न बना 12%, उसके ऊपर 4% रिटर्न आपको मिलेगा, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। ये सेम लॉजिक गोल्ड में भी अप्लाई होता है। अगर आप पिछले 20-25 सालों का गोल्ड रिटर्न देख लें तो ये क्लियर है कि मान लीजिए गोल्ड ने 12% रिटर्न दिया, तो 9% रिटर्न इसलिए दिया कि गोल्ड का भाव ऊपर गया है, और 3-4% रिटर्न इसलिए आया है क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हुआ है। क्योंकि हम गोल्ड डॉलर में खरीदते हैं, तो रुपी डेप्रिशिएट होने का मतलब है कि 9% अगर गोल्ड में रिटर्न बना और 3-4% रुपी डेप्रिशिएट हुआ, तो हमें गोल्ड का एक्चुअल रिटर्न 12-13% मिलेगा। तो ये 30% निवेश सबसे पहले आप इसलिए कर रहे हो कि रुपी 4% से डेप्रिशिएट हो रहा है और उसका फ़ायदा आपको मिले। सेकेंड, आप गोल्ड में क्यों निवेश कर रहे हो? आप गोल्ड में इसलिए निवेश करते हो कि आप लॉन्ग टर्म गोल्ड के रिटर्न्स देखें अगर, तो वो निफ्टी 500 के बहुत नज़दीक है, सॉरी निफ्टी 50 के बहुत नज़दीक है। तो निफ्टी 50 अगर 12% रिटर्न दे रहा है तो गोल्ड भी 12% तक का रिटर्न दे देता है, राइट? तो गोल्ड अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपका रिटर्न इक्विटी जितना है, आप रिटर्न्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। पर गोल्ड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है आपके पोर्टफोलियो में, जो लोग रियलाइज़ नहीं करते। अग्रेसिव इन्वेस्टर्स टिपिकली 100% पैसा अपना इक्विटी में रख देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इक्विटी में ज़्यादा रिटर्न बनेगा, जो सच है। पर प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए अगर 2020 जैसा कोविड का सिचुएशन आ जाता है, 2008 लीमन ब्रदर क्राइसिस वाला सिचुएशन आ जाता है, 2000.com बबल वाला क्राइसिस आ जाता है, 1992 वाला क्राइसिस आ जाता है कि मार्केट 40% से 60% गिर गया। अब आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आपने 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया था, वो 40% गिर जाएगा, 6 करोड़ हो गया। आप टेक्निकली ओके हो क्योंकि आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, पर अग्रेसिव इन्वेस्टर की और एक डेफिनेशन है कि वो बुलिश है मार्केट में, और उसको ऐसा लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट वापस ऊपर तो आएगा ही। तो अगर आपका 10 करोड़ का पोर्टफोलियो 6 करोड़ हो गया है, तो आप क्या करोगे? आप ज़्यादा पैसा निवेश करोगे क्योंकि आपको लग रहा है कि इक्विटी सस्ते में मिल रहा है और कल उठकर वापस ऊपर जाएगा। पर अगर आपने पूरा पैसा इक्विटी में निवेश कर दिया तो आपके पास नया पैसा है ही नहीं मार्केट्स को नीचे बाई करने के लिए। आपके पास थोड़ा बहुत रहेगा जो आपको सैलरी से या बिजनेस से आ रहा है, पर वो उतना नहीं रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो को साइजेबली एवरेज कर पाए। एग्जैक्टली तब गोल्ड काम आता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में हिस्टोरिकली आप देखोगे कि गोल्ड या तो नीचे बहुत गिरता नहीं है या वो शायद ऊपर चला जाता है ऐसी सिचुएशन। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपका इक्विटी पोर्टफोलियो 40% नीचे, पर गोल्ड या तो वही है या ऊपर गया है, तो आप तो बेनिफिट करोगे जब आप उस बढ़े हुए गोल्ड को बेचकर इक्विटी को 40% नीचे खरीद लोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है गोल्ड ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है पोर्टफोलियो में अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के। तो रुपी डेप्रिसिएशन में बेनिफिट देता है
और मार्केट अगर 40-50% जैसा गिर जाता है तो आप इसी गोल्ड को बेचकर एक्विटीज़ को नीचे खरीद सकते हो। तो इसलिए 15% गोल्ड होना ज़रूरी है। 15% ग्लोबल इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है? एक तो मैंने आपको कहा रुपी डेप्रिसिएशन, दूसरा ये आपको शायद ऐसी थीम्स में निवेश करने में हेल्प कर देता है जो इंडिया में शायद अवेलेबल नहीं है। लेटेस्ट एग्जाम्पल जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं एआई, आप देखिए पिछले 2 सालों में इंडियन मार्केट्स ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, पर ताइवान, कोरिया, यूएस, जापान सब मार्केट्स ऊपर है, चाइना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एआई स्टोरी है जो इंडिया में प्ले आउट नहीं हो रही है। तो आपको अगर एआई थीम में इन्वेस्ट करना है, इंडिया में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है एआई स्पेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसलिए आप बाहर निवेश करते हो कि ऐसी बहुत सारी थीम्स हैं जो इंडिया में आप सिग्निफिकेंटली प्ले नहीं कर पाओगे, पर वो ग्लोबल मार्केट्स में निवेश करोगे तो प्ले हो जाएगी। तो गोल्ड और ग्लोबल मार्केट्स आपके 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। रूपी डेप्रिसिएशन से एडवांटेज जो दोनों में कॉमन है, गोल्ड में जब मार्केट्स गिरेंगे तब आप गोल्ड बेचकर मार्केट्स को नीचे खरीद पाओगे, वो प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है। और जब आप ग्लोबल मार्केट्स में निवेश करते हो तो ऐसी थीम्स में इन्वेस्टमेंट करने में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो 30% पैसा स्प्लिट बिटवीन गोल्ड एंड द ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स में मैं सिर्फ यूएस करता हूँ, मैं चाइना, ताइवान, कोरिया वगैरह नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएस में सब कुछ अवेलेबल है, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और डोंट गेट कैरिड अवे पिछले 2 साल के रिटर्न से। अगर मैं किसी को पूछ लूँगा ना आज कि ताइवान और कोरिया में 5 कंपनी के नाम बता दो, तो मैं गारंटी देता हूँ 1-2 कंपनी से ज़्यादा के नाम लोगों को नहीं पता होंगे। तो ऐसा निवेश मत कीजिए जहाँ पर आपको कोई आइडिया नहीं है कहाँ पैसा लगा रहे हो। तो यूएस इज़ ओके फॉर ग्लोबल इन्वेस्टिंग। अब जो आपका बचा हुआ 70% पैसा है ना ग्लोबल मार्केट्स, डोमेस्टिक मार्केट्स में, इक्विटी में, वो आप इक्वली स्प्लिट कर दीजिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। क्यों? अगर आप 25 साल का डेटा देखें तो आपको समझेगा कि आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि कौन सा मार्केट कैप अगले 5 साल के लिए चलेगा। आपको नहीं पता। आज अगर मैं आपको पूछूं लार्ज कैप चलेगा, मिड कैप चलेगा या स्मॉल कैप चलेगा अगले 5 सालों में, तो आई एम श्योर यू डोंट नो द आंसर, आई डोंट नो द आंसर। पर अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में समान तरीके से डाइवर्सिफाई कर लेते हो तो 20-25 साल का डेटा ये कहता है कि आपका स्टैंडर्ड डिविएशन या रिस्क लार्ज कैप से थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा और आपके रिटर्न्स मिड कैप और मिड कैप से ज़्यादा होंगे। तो आपने ऐसा एक पोर्टफोलियो बना लिया ना जिसमें रिस्क कम है और रिटर्न ज़्यादा हो गया। रिस्क लार्ज कैप जैसा, रिटर्न मिड कैप जैसा। अब इसमें और एक अगर आप एलिमेंट ऐड कर लोगे ना, जो हम क्लाइंट पोर्टफोलियोज में कर रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो और बेहतर हो जाएगा। क्या? स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब कि मैं जो लार्ज कैप में पैसा लगा रहा हूँ ना, वो मैं ऐसे म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा जो वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में लार्ज कंपनीज उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती जितनी मान लीजिए यूएस में बढ़ रही है। तो यूएस में आप आज देखिए एनवीडिया जैसी कंपनी जो इतनी बड़ी है वो भी और मल्टीप्लाई कर पा रही है अपने मार्केट कैप को। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में रिलायंस या कोटक या टीसीएस जैसी कंपनीज अपने मार्केट कैप को दुगना तिगना नहीं कर पाएगी। तो इंडिया में जब भी आप लार्ज कैप में पैसा निवेश करें ना, तो आपको ऐसे ही फंड मैनेजर को पैसा देना है जो वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करता है। क्यों? तभी जाकर वो लार्ज कैप स्टॉक्स को सस्ते में खरीदेंगे और आप रिटर्न बना पाओगे। अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स को महंगे में खरीद लोगे तो 3-3, 5-5 साल तक कोई रिटर्न नहीं बनेगा। डीमार्ट देख लीजिए, एशियन पेंट्स देख लीजिए। सॉरी, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, पर एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा हूँ। तो लार्ज कैप को सस्ते भावों में खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाकर आप पैसा बना पाओगे। तो लार्ज कैप में जो पैसा निवेश करोगे वो वैल्यू स्टाइल के फंड मैनेजर्स को पैसा दीजिए। स्मॉल कैप पे आता हूँ। स्मॉल कैप में जब आप पैसा निवेश करते हो ना, तो आपका थॉट क्या होता है कि आपको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, आपको मल्टी बैगर्स चाहिए। तो स्मॉल कैप में जब आप पैसा रोकोगे तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स को पैसा दीजिए जो ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं। तो वो ये नहीं देखेंगे कि आज 2 स्मॉल कैप स्टॉक्स अगर सेम इंडस्ट्री के है तो मैं सस्ता वाला खरीदूंगा। वो ये देखेगा कि इन दोनों में से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगले 5 सालों में कहाँ पर है, कौन सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो हो पाएगा, तो रिटर्न्स बनेंगे आपके। तो स्मॉल कैप में आप ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग वाले फंड मैनेजर्स पे पैसा लगाइए, और मिड कैप में आप मोमेंटम स्टाइल्स जो फॉलो करते हैं उन फंड्स पे
या उन फंड मैनेजर्स पे पैसा लगाइए। क्यों? क्योंकि 2018 के बाद इंडिया में म्यूचुअल फंड्स में कैटेगराइजेशन आ गया है कि पहले जो टॉप 100 स्टॉक्स है ना मार्केट कैप के हिसाब से, उसे आप लार्ज कैप कहते हो, अगले 150 को आप मिड कैप कहते हो, और उसके बाद 251 एंड बिलो को आप स्मॉल कैप कहते हो। तो अब आप देखिए मिड कैप में सिर्फ 100 स्टॉक्स है, जबकि स्मॉल कैप में तो टेल बहुत बड़ा है। अब जब आप लार्ज एंड मिड में पैसा लगाते हो तो उसको मिड कैप में पैसा ना लगाना है, जब आप मिड कैप में पैसा लगा रहे हो उसको मिड कैप में पैसा लगाना है, जब आप मल्टी कैप कैटेगरी में पैसा लगा रहे हो उसको मिड कैप में पैसा लगाना है। इन सब कैटेगरीज को मिड कैप में पैसा लगाना है, और मिड कैप में सिर्फ 150 स्टॉक है। तो इनवेरिएबली जितनी लिक्विडिटी इन 3 फंड्स में आएगी, लार्ज एंड मिड मल्टी कैप, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है पर 150 स्टॉक्स को खरीदना है। तो इसीलिए मोमेंटम इज़ अ ग्रेट स्ट्रैटेजी जब आप मिड कैप में बाई करोगे। सॉरी लंबा आंसर हो गया, बट रिविजिट कर लेता हूँ। 100 रुपये है, 30 रुपये में से 15 रुपया गोल्ड में, 15 रुपया यूएस ग्लोबल मार्केट्स में। जो बचे हुए 70 रुपये उसको डाइवर्सिफाई कर दीजिए इक्वली इंडियन मार्केट्स में। 33% लार्ज कैप, 33% मिड कैप, 33% स्मॉल कैप। लार्ज कैप में वैल्यू स्टाइल वाले फंड मैनेजर्स को पैसा दीजिए, मिड कैप में मोमेंटम वाले को दीजिए, और स्मॉल कैप में ग्रोथ वाले को दीजिए। ये कोर स्ट्रैटेजी है हमारी, जिस तरीके से मैं खुद भी पैसा निवेश करता हूँ, और जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें हम मैनेज करते हैं, हम उनका भी पोर्टफोलियो अगर 8-10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो इसी तरीके से लाइन अप करते हैं। और गोल्ड की आपने बात करी, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है? मतलब फिजिकल गोल्ड लें, ETF लें, अगर एक कोई फॉलो करना हो तो? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप गोल्ड में निवेश कर रहे हो फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि आपको फिजिकल गोल्ड नहीं चाहिए, पहनना नहीं है या लॉकर में नहीं रखना है, तो गोल्ड ETFs या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स बेस्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि आप जब फिजिकल गोल्ड लेते हो तो सबसे पहले तो आपको 3% GST लग जाता है सेलिंग पे, तो आपको 3% का लॉस हो गया वहाँ पर। सेकेंड, आपको प्योरिटी नहीं पता है, आपको स्टोरेज का रिस्क है। थर्ड, आप मान लीजिए उसको ज्वेलरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो 5% या 10% मेकिंग चार्जेस ले लेते, तो बहुत सारा लॉस है यहाँ पर। और फिजिकल गोल्ड में आप लेने जाओगे, अगर 1.5 लाख मार्केट कोट कर रहा है तो आपको 1.55 में बेचेगा, पर वही अगर आप बेचने जा रहे हो तो 148 में खरीदेगा, तो स्प्रेड का भी लॉस है। तो बहुत सारा लॉस हो जाता है जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो। ये सेम प्रॉब्लम है अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हो, उसमें भी डिजिटल गोल्ड में भी 3% आपको GST लग जाता है जब आप खरीदने की कोशिश कर रहे हो। तो 1000 रुपये का गोल्ड खरीदोगे पेटीएम पे या जी पे या ऑगमोंट ऐसी सब ऐप्स पे, तो 1000 की जगह पे आपको 1030 देना पड़ेगा। वहाँ पर भी स्प्रेड का प्रॉब्लम है। 1.5 लाख का गोल्ड आपको बेचा जाएगा 1.55 पे, पर आपसे खरीदा जाएगा 148 में। ETF में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भाव है उस भाव पे आपको गोल्ड मिलेगा, कोई GST नहीं है, राइट। और इनफैक्ट ETF में तो आपको 12 महीने में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो जाता है। इसका मतलब 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करोगे तो 12.5% टैक्स है, जबकि दूसरे दोनों केसेस में आपको 24 महीना होल्ड करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म जाने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है नो ब्रेनर है कि आपको गोल्ड को ETFs के थ्रू ही निवेश करना चाहिए। और गोल्ड ETFs कैसे ट्रैक करता है गोल्ड के प्राइस को? बुलियन प्राइजेस जो इशू होते हैं, अभी तो बहुत सारे लोगों ने वो लंदन वाले प्राइजेस पे मूव कर दिया है। तो जो एक्चुअल गोल्ड प्राइजेस है, जो ट्रेडेड प्राइजेस है ग्लोबली, उसी प्राइस को ट्रैक कर कर आपको ये प्राइस दिया जाता है। एंड एट द सेम टाइम जितने भी यूनिट्स इशू किए जाते हैं ना गोल्ड ETF में, दे आर बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड, राइट। यानी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पेपर ट्रेडिंग हो रही है, फिजिकल गोल्ड है बैक एंड पे। अभी लेटेस्ट चेंज ये है कि सेबी ने अलाउ किया है कि आप थोड़ा सा गोल्ड डेरिवेटिव भी ले सकते हो, क्योंकि फिजिकल गोल्ड की इतनी मारामारी चल रही है। पर ऑल इन ऑल जो भी आप भाव देख रहे हो ना, उसका एक बैकिंग है फिजिकल गोल्ड से या गोल्ड डेरिवेटिव से। तो आप सिर्फ प्राइस ट्रेड नहीं कर रहे हो, वहाँ पर बैक एंड पे एक्चुअल डिलीवरी है। अभी कोई है जिसे नेक्स्ट 15-20 ईयर्स में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना है और अपना पहला 1 करोड़ बनाना है,
तो उसको कैसे स्प्लिट करें, इक्विटी में, कमोडिटीज़ में, डेथ में? आई थिंक मैं अभी भी आपको एग्जैक्टली सेम आंसर दूंगा जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था. अगर आप अग्रेसिव हो और आपको समझता है कि मार्केट्स ऊपर नीचे जा सकता है, तो आपको डेफिनेटली 100% मेरे हिसाब से सेम चीज़ करनी चाहिए. आप शायद अगर पहला 1 करोड़ कमाने की कोशिश करें तो आप गोल्ड इग्नोर कर सकते हो. तो आप कोशिश कीजिए कि 70% पैसा डोमेस्टिक इक्विटी में रख दिया है और आपने 30% पैसा ग्लोबल इक्विटीज़ में रख दिया है. जो पहले 15% गोल्ड था या 15% यूएस इक्विटी था, अब वो 30% यूएस इक्विटी हो सकता है और 70% डोमेस्टिक इक्विटी हो सकता है. डोमेस्टिक इक्विटी को जैसे मैंने कहा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आप बाइफरकेट करें. लार्ज कैप में कोशिश करें कि लार्ज कैप फंड ना खरीद कर फ्लेक्सी कैप फंड्स खरीदें. मिड कैप में आप मिड कैप खरीद सकते हो या मल्टी कैप फंड्स खरीद सकते हो. स्मॉल कैप में स्मॉल कैप खरीदें. और यहाँ पर आप S&P 500 और नैस्डैक में 15% आपका पैसा स्प्लिट कर दें. अगर ये कॉम्बिनेशन करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अग्रेसिव नए इन्वेस्टर के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है. मैं यहाँ पर गोल्ड को क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि आपने पहले 1 करोड़ की बात की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सैलरी इनकम या आपकी बिजनेस इनकम उतनी तो होगी कि आप अगर मार्केट गिरेंगे तो उतना पैसा आप यूज़ कर पाएंगे मार्केट को, आपके इन्वेस्टमेंट को एवरेज आउट करने के लिए, जो रीज़न था हमारा गोल्ड को ऐड करने के लिए. तो क्योंकि आप नए हो, शायद आप गोल्ड इग्नोर कर दीजिए. 30% यूएस इक्विटी और 70% इंडिया इक्विटी में आप निवेश करेंगे तो भी चलेगा. और कोई स्पेशल रीज़न जिसकी वजह से डेथ को भी इग्नोर करना है? सी डेट, मुझे ऐसा लग रहा है कि अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में डेट जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो हम गोल्ड से सॉल्व कर रहे हैं, जिससे पोर्टफोलियो बैलेंसिंग या इक्विटी गिरा तो मैं पोर्टफोलियो में से गोल्ड निकाल कर इक्विटी बाई कर रहा हूँ. 1. सेकेंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेडिशनली इंडियन फैमिलीज़ में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एफडी में निवेश हो जाता है, पीपीएफ में निवेश हो जाता है, राइट. बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी सैलरीड क्लास है, उनका कंपलसरी पैसा ईपीएफ प्रोविडेंट फंड में निवेश हो जाता है. तो ये सब डेट है, राइट. अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले लेते हैं. तो ये सब डेट है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जानकर या ना जानकर डेट इन्वेस्टमेंट तो इंडियन ग्रास रूट पर हो ही रही है. व्हाट इज़ मिसिंग इज़ इक्विटी. तो इसलिए डेट थोड़ा सा मेरे कॉन्वर्सेशन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये वाली डेट की निवेश तो अनवांटिंगली कर ही रहे लोग. वही हमने डेथ की बात की तो एफडीज़ की बात करते हैं. एफडीज़ को इंडियन हाउस होल्ड्स में सबसे ज़्यादा सेफ कंसिडर किया जाता है कि अगर पेरेंट्स की बात करें तो वो बोलते हैं कि एफडी में पैसे डालो बस आँख बंद करके. बट प्रैक्टिकली देखिए, मैथ उसका अप्लाई करें तो वो एक्चुअल में कुछ दे नहीं रहा है इन रिटर्न, क्योंकि इन्फ्लेशन को ना वो बीट कर पा रहा है और फिर भी लोग इन्वेस्ट किए जा रहे हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैथमेटिकली अगर आप उसको समझा पाओ कि एफडीज़ किन लोगों के लिए हैं और किन लोगों के लिए नहीं हैं, तो बहुत सही रहेगा. तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि एफडी रिस्की है या स्टॉक्स रिस्की है, स्टॉक्स 9 आउट ऑफ 10 पीपल और 10 आउट ऑफ 10 पीपल विल से स्टॉक्स रिस्की है. मुझे ये लगता है ये गलत इंटरप्रिटेशन है. एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको. आपने इक्विटी में पैसा लगाया, मान लीजिए निफ्टी 50 में पैसा लगाया, ठीक है. ऑफ कोर्स वो 100 रुपया जो आपने लगाया वो नीचे जा सकता है, बट हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स सजेस्ट कि वो आज नहीं तो कुछ सालों बाद आपको पॉजिटिव रिटर्न तो दे देगा, राइट. हिस्टोरिकली मार्केट्स हैव गिवन एनीवेयर बिटवीन 11 to 12% रिटर्न्स. टैक्स काट कर 9.5-10% रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला है पिछले 45 ईयर्स का डेटा है, ओके. अब 6% इन्फ्लेशन है और आपने इक्विटी पे 9.5-10% पैसा बनाया, तो आपने 3-3.5% रिटर्न इन्फ्लेशन से ज़्यादा बनाया. ऑफ कोर्स ये स्ट्रेट फ्लैट लाइन नहीं है जो हर साल आपको 9.5 दे रहा है, ये ऊपर नीचे होता है. द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि पिछले 45 ईयर्स में आपने कभी भी पैसा लगाया होता और 7-8-10 साल मार्केट में इन्वेस्टेड रहे होते, तो आपको ये टैक्स भरने के बाद 10% का रिटर्न डेफिनेटली मिलता. एफडी में आपने पिछले 45 ईयर्स में कभी भी पैसा लगाया होता, यू वुड हैव ऑलवेज लॉस्ट मनी. कैसे?
मान लीजिए आज आपको एफडी 6% रिटर्न दे रहा है, आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में, तो 1.8% आपको टैक्स लग गया, तो आपके हाथ में बचा 4.2। इन्फ्लेशन 6% के ऊपर है इंडिया में, तो अगर आपका खर्चा 6% से बढ़ रहा है और टैक्स भरने के बाद आपको एफडी 4.2 दे रहे हैं, तो आपको तो गारंटीड 1.8% लॉस हो रहा है। हाँ, आपका 100 रुपया 104.2 हो रहा है, पर आज 100 रुपये से जो आप चीज़ खरीद पा रहे थे वो 104.2 से आज वो ही चीज़ नहीं खरीद पा रहे, तो आपको तो गारंटी लॉस है, सिर्फ पेपर पर पैसा बढ़ रहा है। राइट? बहुत सारे लोग शायद इसे ना समझ पाए और रिलेट ना कर पाए, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एफडी इज गारंटीड लॉस। स्टॉक मार्केट इज अ टेम्पररी लॉस, बट एट सम पॉइंट इन टाइम वो आपको पैसा बना कर देगा। अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। तो एफडी किसके लिए? एफडी उन लोगों के लिए है जिनकी टैक्सेबल इनकम बहुत कम है। मतलब मान लीजिए वो 6% रिटर्न आपको दे रहा है, पर आप टैक्स भरते ही नहीं हो, आपकी इनकम 12 लाख रुपए से कम है, तो टैक्स का कंपोनेंट ही नहीं है, तो आपका नेट रिटर्न 6% हुआ तो चलेगा। पर अगर आप 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में हो और आप 6% की एफडी कर रहे हो, तो आपको टैक्स भरने के बाद बचता 4.2 है, विच इज इलॉजिकल। तो अगर आप टैक्स भरने वाली कैटेगरी में नहीं हो, तब जाकर आपको एफडी करना चाहिए। सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को मिसकंसेप्शन है कि एफडी में कोई रिस्क नहीं है। बहुत सारे रिस्क है जो लोग समझते नहीं है। राइट? फर्स्ट मैंने आपको कहा कि वो इन्फ्लेशन और टैक्स अगर आप जोड़ दो तो गारंटीड लॉस है। सेकंड, मान लीजिए आपने 5 साल की एफडी की है, आपको तीसरे साल पे एफडी तोड़नी है, तो क्या वो आपको तोड़ने देंगे विदाउट एनी पेनल्टी? नहीं, वो भी तो रिस्क है। राइट? थर्ड, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। मान लीजिए आज आपने एफडी की 6% दे रहा है और 5 साल बाद मैच्योरिटी करने पर आपको पैसा वापस मिला और तब मार्केट में इंटरेस्ट रेट 5% है, तो आप जब वापस एफडी करने जाओगे तो आपको 5% मिलेगा। री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो बहुत सारे रिस्क है जो लोग नहीं समझते। मान लीजिए आपने 5 साल की एफडी कर दी है, तीसरे साल पर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और नई वाली एफडी 7% दे रही, पर आपकी एफडी कितना देगी? 6%। रिस्क। तो लोगों को रिस्क का मतलब अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये लगता है कि मैंने 100 रुपया निवेश किया, 99 नहीं होना चाहिए, पर वो पेरिफेरल रिस्क नहीं समझते। तो मैं लोगों को इसीलिए कहता हूँ कि आप अगर लोअर टैक्स ब्रैकेट में हो ना तो फिक्स्ड इनकम कीजिए, हायर टैक्स ब्रैकेट में है तो प्लीज़ फिक्स्ड इनकम मत कीजिए। और लोअर टैक्स ब्रैकेट में भी जब आप फिक्स्ड इनकम करें ना, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। पीपीएफ 7.1% देता है, पोस्ट ऑफिस में एक MIS करके प्रोडक्ट है, मंथली इनकम स्कीम, जो 7.4% रिटर्न देता है। आप ट्रेडिशनल बैंक्स को छोड़कर अगर स्मॉल सेविंग स्कीम्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में चले जाए तो वो 1-1.5% आपको ट्रेडिशनल बैंक से ज़्यादा रिटर्न देता है, और उसमें भी 5 लाख तक का आपका कवर है जो आपको ट्रेडिशनल बैंक्स में मिलता है अगर बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो। इट इज़ जस्ट दैट लोगों को पता नहीं है क्या करना है। तो बेसिकली एफडी से ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो कि आप पीपीएफ में जाओ या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में आप कुछ स्कीम्स या पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम्स में जाओ। देखिए, रिस्क समझने की ज़रूरत है। आप पीपीएफ में पैसा निवेश करोगे तो 15 साल की स्कीम है, यहाँ तो आपको 2 साल का या 1 साल का या 5 साल का भी एफडी मिल सकता है, पर उसी के वजह से वो आपको रिटर्न ज़्यादा दे रहा है। राइट? मैच्योरिटी आपकी टैक्स फ्री है। तो आपको समझना है कि क्या इक्वेशन बैठेगा आपके सिचुएशन में। राइट? और उसके बाद आपको डिसाइड करना है व्हाट विल मेक मोर सेंस। पर सीधा सीधा अगर बैंक एफडी मुझे 6% रिटर्न दे रहा है और पोस्ट ऑफिस MIS मुझे 7.4 दे रहा है तो मैं 7.4 में लूँगा, दोनों टैक्सेबल है। हाँ, ये शायद 5 साल की स्कीम है और ये 1 साल का हो सकता है। तो आपको वो डिफरेंस समझना है, जिसके बाद आप डिसाइड करोगे कि मुझे इनमें से कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सबसे बेस्ट है। और वैसे ही अगर डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो सबसे सही तरीका क्या इन्वेस्ट करने का और कितना आप एलोकेट कर सकते हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर डेट में निवेश करना है तो डेट में निवेश आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कीजिए, क्योंकि उसमें रिटर्न के साथ साथ आपकी दूसरी जो प्रॉब्लम्स है वो भी टेकन केयर है। जिसका मतलब, जैसे मैंने कहा, मान लीजिए आपने 5 साल की एफडी की, रिटर्न कम हो गए या बढ़ गए तो क्या, वो डेट म्यूचुअल फंड्स में इज़ टेकन केयर ऑफ, क्योंकि फंड मैनेजर इंटरेस्ट रेट बढ़ने के हिसाब से वो बाइंग सेलिंग कर लेता है।
जैसे मैंने एफडी में कहा कि आपको तीसरे साल पे पैसा निकालना है तो पेनल्टी लग जाएगी, यहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं है। आप 1-2-3 महीने बाद पैसा कभी भी निकाल सकते हो, कोई पेनल्टी नहीं लगती आपको। रिटर्न्स ऑफ कोर्स आप अक्रॉस द साइकिल रुके तो आराम से मुझे ऐसा लग रहा है 6 से 8% के बीच में रिटर्न्स बन सकते हैं अक्रॉस द साइकिल, अगर आप रुके 3-5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेकर। तो लिक्विडिटी रिस्क नहीं है, रिटर्न भी एफडी से ज़्यादा बन रहे हैं, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन फंड मैनेजर संभाल लेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एलोकेशन अच्छा एलोकेशन है, पर ऑफ कोर्स वहाँ फिक्स रिटर्न नहीं है। जैसे POMIs में आप जाओगे वो कहेगा कि आप 5 साल इन्वेस्टर हो, मैं आपको 7.4% दूंगा, तो वो यहाँ 7.4% आपको बोलकर नहीं देंगे, वो या तो 7 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, पर एडवांटेजेस लिक्विडिटी है जो POMIs में नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको तोलना पड़ेगा क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लिक्विडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गारंटीड रिटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और टैक्सेशन कैसे काम करता है? सब में सेम है। तो डेट में अभी टैक्सेशन में किसी को कोई एडवांटेज नहीं है, सब में आपको स्लैब रेट पर टैक्स लग जाता है। और अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। तो किसी को अगर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करते समय ऐसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हमें कंसिडर करने होते हैं। ऑफ कोर्स आप तो आई थिंक 100 से भी ऊपर पैरामीटर्स इवैल्यूएट करते होंगे, पर नॉर्मल मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए 3 रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं या 3 ग्रीन फ्लैग्स क्या हो सकते हैं जो हम देखें? आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि 2500 से ज़्यादा स्कीम्स है मार्केट में, और अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ इन्वेस्टर कम्युनिटी पिछले सिर्फ 3 साल का रिटर्न देखकर पैसा लगा देती है। और मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूँ कि 8 में से 10 में से 8 केसेस में अगर आपने पिछले 3 साल का रिटर्न देखकर पैसा निवेश किया, अगले 3 सालों में आपको इनवेरिएबली खराब एक्सपीरियंस होगा। तो रिटर्न देखकर पैसा निवेश नहीं किया जा सकता या नहीं करना चाहिए। प्लीज़ ये समझकर, या तो ये अगर आपको समझता है और आपके पास सॉल्यूशन है तो खुद कीजिए, वरना किसी से सर्विसेज लीजिए जो आपको हेल्प कर पाए इसे सॉल्व करने के लिए। पर मैं आपको क्या देखना चाहिए, देखिए हम तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, मैं 21 पैरामीटर्स देखता हूँ एक स्कीम को ऑनबोर्ड करने के पहले, पर 2-3 चीज़ें आपको क्या ऑब्जर्व करनी चाहिए। सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि फंड मैनेजर फंड में कितना पुराना है, क्योंकि आपके रिटर्न के, रिस्क के जितने भी डेटा पॉइंट्स आप देख रहे हो ना, वो सब इममटेरियल है अगर फंड मैनेजर चेंज हो जाता है तो। इसका मतलब मान लीजिए 3 महीने पहले फंड मैनेजर चेंज हो गया, और अब आप देख रहे हो कि पिछले 3 साल में और 6 साल में 5 साल में इस फंड ने क्या रिटर्न दिया है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो 5 साल वाला रिटर्न तो पुराने फंड मैनेजर ने जनरेट किया था, अब तो नया फंड मैनेजर आ गया। तो आपको देखना है कि एक स्कीम में फंड मैनेजर की एज कितनी ज़्यादा है। जितना पुराना फंड मैनेजर है उस फंड को सबसे पहले तो सिलेक्ट कीजिए, 1। सेकेंड, आपको ये देखना है कि फंड क्या अपना ऑब्जेक्टिव फॉलो कर रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए फ्लेक्सी कैप फंड में, जैसे नाम आपको कहता है कि फ्लेक्सिबल है फंड मैनेजर, वो जितना पैसा चाहे लार्ज कैप में डाल सकता है, जितना मिड में डाल सकता है, जितना स्मॉल में डाल सकता है। पर इनवेरिएबली आप देखेंगे कि क्योंकि ये सब फंड्स निफ्टी 500 को ट्रैक करते हैं, और निफ्टी 500 में लार्ज कैप का वेट 65-70% है, आप इनवेरिएबली देखेंगे कि मोस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स इन द मार्केट विल हैव 65-70% वेट टू लार्ज कैप। तो कहाँ का फ्लेक्सी कैप हुआ ये? फ्लेक्सी कैप का तो मतलब ये है कि यार आपको ऐसा लगेगा कि मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप 50-60% मिड कैप स्मॉल कैप में चले जाओ। पर आप उस सिचुएशन में भी 65-70% लार्ज कैप में रहने वाले हो तो क्या ही मतलब है, उससे अच्छा तो मैं निफ्टी 500 इंडेक्स में पैसा लगा दूँ। आई थिंक तो दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि ये लोग ऑब्जेक्टिव से कितना रिलेट कर पाते हैं या कितना ट्रू टू लेबल है। और तीसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फंड का रोलिंग रिटर्न देखिए, ना कर पॉइंट टू पॉइंट। इसका मतलब पिछले 3 साल का रिटर्न देखोगे या पिछले 5 साल का रिटर्न देखोगे तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिवली पता नहीं चलेगा कि फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप 5 साल का पीरियड देख रहे हो और पिछला 1 साल बहुत अच्छा था फंड का, तो मैथमेटिकली आपको 5 साल भी अच्छा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये 5 साल के कैलकुलेशन में वो 1 साल भी आ जाएगा, राइट?
तो 5 साल का जब आप रिटर्न देखते हो ना, वो आपका कोई ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करता है, आपको कुछ नहीं समझता है। आपको देखना है कि पिछले 10 साल में मैं कभी भी पैसा रोकता और 3 साल इन्वेस्टेड रहता तो एवरेज रिटर्न क्या बनता, तब आपको फंड की कंसिस्टेंसी का अंदाजा लगेगा। वो डेटा पॉइंट आपको पता चलेगा रोलिंग रिटर्न से। तो आप रोलिंग रिटर्न देखिए और डाउन कैप्चर रेशियो देखिए। डाउन कैप्चर रेशियो आपको ये बताता है कि फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहे जब मार्केट में गिरावट आती है। आई थिंक ये 2 डेटा पॉइंट देखकर आप फंड को सिलेक्ट कीजिए। देखिए टेक्निकली हम तो बहुत कुछ देखते हैं, पर रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। एंड एनीथिंग यू वुड लाइक टू से टू बिगनर्स जो बहुत लेट शुरू कर रहे हैं, मतलब मे बी इन देयर अर्ली 30s और मिड 30s, तो वो बिगनर हैं, हाँ। पर उनको कहीं ना कहीं रिग्रेट है कि यार टाइम पे शुरू नहीं किया। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी कॉमनली आस्क्ड टू मी। मुझे ऐसा लग रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आपने 21 या 25 साल में शुरुआत की थी तो आपकी इनकम कम थी, तो आप पैसा भी कम निवेश कर पाते, राइट। अब आप जब 30-35 साल के हो गए हो तब आपकी इनकम भी बढ़ गई है और अब ज़्यादा पैसा निवेश कर पाओगे। तो कोशिश करो ज़्यादा पैसा निवेश करने की, जिससे यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ द लॉस्ट ईयर्स, एज सिंपल एज दैट। एंड एनीथिंग यू वुड लाइक टू से टू बिगनर्स जो मे बी डायरेक्ट इक्विटी के बारे में सोच रहे हैं कि हम मे बी वो। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप प्रोफेशनली इन्वेस्टर नहीं है, राइट, तो बिल्कुल डायरेक्ट इक्विटी की तरफ ना जाए, चुपचाप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करें। क्योंकि आपको ना सिर्फ P&L कैश फ्लो बैलेंस शीट को पढ़ना आना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर किस तरीके से चल रहा है, कौन से सेक्टर में कौन सी पॉलिसीज़ आ रही है, इंडिया के मैक्रो चेंजेस का कौन से सेक्टर पे कैसा असर होगा, ग्लोबली अगर कोई मैक्रो चेंज हो रहा है तो उसका सेक्टर पे और स्टॉक पे कैसा असर होगा। और ये सब जानने के बावजूद आपको उसको रेगुलरली ट्रैक करना है। ये सब प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स का काम है, राइट। म्यूचुअल फंड्स बहुत ही सही तरीका है। आप एक फंड मैनेजर को दे दीजिए पैसा, वो 20-25-30 सालों से यही कर रहा है, आपके बिहाफ पर कर लेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है डायरेक्ट इक्विटी में लोगों को किक डेफिनेटली मिल सकती है, पैसा बनेगा मुझे नहीं पता। और आपके ही सर्कल में आपने सिंस बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ काम किया है, तो कोई आप ऐसा एक किस्सा या किसी का एग्जांपल दे सकते हैं जो मे बी इक्विटी में या म्यूचुअल फंड्स में गलत तरीके से इन्वेस्ट करने से उनको इक्विटी में गलत तरीके से इन्वेस्ट करने से काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ? किसी और का क्यों, मैं आपको खुद का एग्जांपल देता हूँ। किंगफिशर करके एक स्टॉक है जिसमें मैंने पैसा रोका था। आई एम श्योर हर किसी ने किंगफिशर के बारे में सुना होगा। तो मैं तब नया था निवेश इन्वेस्टिंग जर्नी में। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा सा नंबर्स ऊपर नीचे होगा, 80-90 पे किंगफिशर ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स हुई किंगफिशर में वो हुई, तो मैंने देखा स्टॉक 40 रुपये तक गिर गया। तो मैं थोड़ा सा इंटाइस हो गया कि यार पैसा डाल देते हैं। फिर मैंने देखा 20 रुपये तक गिर गया। मैंने 40 पे डाला नहीं था, मैंने 20 पे भी नहीं डाला था। फॉर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ी पुरानी बात है इसलिए 11-12 रुपये पे किंगफिशर आ गया। तब जाकर मैंने ऐसा सोचा यार कैसे एक एयरलाइन बंद हो सकती है। बंद तो नहीं हो सकती है, 90 रुपये का स्टॉक 10-11-12 रुपये पे मिल रहा है। मेरे पास जितनी सेविंग्स थी मैंने सब सेविंग्स किंगफिशर में डाल दी थी। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने 2 या 3 रुपये पे एग्जिट किया था किंगफिशर तभी, क्योंकि उसके पहले मैंने टेक महिंद्रा देखा था। तो सत्यम में जो केस हुआ था और उसके बाद सत्यम गिर गया था 35-36 रुपये तक। और मैंने देखा कैसे टेक महिंद्रा ने उसको ख़रीद लिया और वो रिवाइव हो गया स्टॉक प्राइस वापस। तो मैंने सोचा यही होगा, वापस कोई एयरलाइन आकर किंगफिशर को ख़रीद लेगी और 11 रुपये वाला स्टॉक 50 हो जाएगा। पर द एयरलाइन शट, मुझे 2-3 रुपये पे स्टॉक बेचना पड़ा, राइट। तो मुझे लग रहा है कि जब आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए। जो मैंने ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें की, उसके साथ साथ कितना पैसा आप एक स्टॉक को एलोकेट करोगे, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है आप कौन सा स्टॉक खरीदोगे। जैसे अगर मैंने 5% मेरे पोर्टफोलियो का किंगफिशर में लगाया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर मैंने बहुत मोटी रकम लगा दी किंगफिशर में। तो आई थिंक बहुत सारे पहलू हैं जब आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हो उसके।
नॉट ओनली कि कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है। तो इतने सारे अगर निटी-ग्रिटीज आप समझ पाओ तो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग आपके लिए। तो ये कह सकते हैं कि आपका वर्स्ट डिसीजन था जो मतलब सबके साथ होता ही है कभी ना कभी। नहीं, एक्चुअली मेरा वर्स्ट तो मैंने तो बहुत गलतियाँ की है स्टार्टिंग वाले 5-7 साल निवेश जब मैं कर रहा था। मैं तो एक्चुअली ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के टाइम पे 2013 में। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2013 में ब्रेक्सिट की स्टोरी चल रही थी। मैं बैंक निफ्टी पे शॉर्ट खड़ा था, ऑफ कोर्स लेवरेज था, एंड ओवरनाइट रघुराम राजन जी को आरबीआई का गवर्नर घोषित कर दिया गया था। और 2 दिनों में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग विद द डेटा बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट्स ऊपर चला गया था। और 2000 पॉइंट इन परसेंटेज टर्म्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ 5-7% था। और मैं बैंक निफ्टी पे शॉर्ट खड़ा था और सब कैपिटल वाइप ऑफ हो गया था। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ एफएनओ और डायरेक्ट इक्विटी तभी कीजिए जब आप फुल टाइम वो कर रहे हैं। अदरवाइज म्यूचुअल फंड इज़ अ ग्रेट वे टू एलोकेट मनी टू इन्वेस्टिंग। तो ये बस 10-12-13 साल पहले की बात है। और फिर आपको वापस बैक आने के लिए ट्रैक पर काफ़ी समय लग गया। और बेस्ट डिसीजन फिर क्या था आपका इन्वेस्टमेंट्स? नहीं, आई थिंक उसके बाद मैं बड़ा क्लियर हो गया था कि मैं रिटर्न्स पे फोकस नहीं करूँगा, ओवरनाइट पैसा कमाने पे फोकस नहीं करूँगा, 6 महीने में स्टॉक डबल हो जाएगा वैसी कोई टिप्स में नहीं जाने वाला हूँ। मैं बहुत क्लियर हो गया था कि मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ तो मैं ज़्यादा पैसा रोकूँगा और लंबे समय के लिए रोकूँगा, रिटर्न्स ऑटोमेटिकली बनेगा। तो आज मेरा फोकस वही है। मैं जितना पैसा ज़्यादा निवेश कर सकता हूँ उस पर फोकस करता हूँ, ना कि कितना रिटर्न बनेगा। रिटर्न मेरे हाथ में नहीं है, स्ट्रैटेजी मेरे हाथ में। तो स्ट्रैटेजी जैसे मैंने आपको कहा, मैं जितना भी पैसा निवेश करता हूँ 15% गोल्ड, 15 यूएस, 70% इक्वली डिवाइडेड बिटवीन लार्ज मिड स्मॉल। जितना पैसा निवेश कर सकता हूँ उतना पैसा इस तरीके से निवेश करता हूँ और टचवुड रिटर्न्स बन रहे। और अब टॉप 3 आपके फेवरेट सेक्टर्स या थीम्स जो आपको लगता है नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में प्ले होने वाले हैं? मुझे ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन एज अ थीम बहुत सिग्निफिकेंटली बेनिफिट करेगा ओवर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन। क्योंकि आप देख ले ईरान वॉर से इंडिया की प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल इंपोर्ट हैज़ बीन एक्सपोज्ड, राइट। आज आपने देखा मोदी जी ने 2-3 दिन पहले आके इंटरनेट पे कहा कि आप गोल्ड मत खरीदे, ट्रैवल कम कीजिए। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। तो अब देखिए, हमें तो डबल वहमी है, हम तो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और ऑयल का पैसा डॉलर में देना पड़ रहा है। तो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो तो महंगा पड़ ही रहा है क्योंकि ऑयल महंगा हो रहा है, पर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है इसलिए और ऑयल महंगा पड़ रहा है। तो अगर $1 का ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे थे तो $1 $2 हो गया, एग्जाम्पल देने के लिए, तो ऑयल महंगा हो गया। और $1 ₹80 था और $1 $95 हो गया, तो 2 × 95, तो हमको तो रुपी में भी मार पड़ रही है और डॉलर के भाव में भी मार पड़ रही है। तो एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज़ एक्सपोज्ड, नॉट दैट वी डिडंट नो अबाउट इट, पर ईरान ने तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में इंडिया को डाल दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया विल नाउ वांट टू फोकस एक्सटेंसिवली ऑन ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सोलार, विंड, न्यूक्लियर, हाइड्रो, इन सब में तेज़ी से पैसा निवेश होगा क्योंकि पॉलिसीज़ बनेगी उस डायरेक्शन में, तो पूरा वैल्यू चेन बेनिफिट करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्कॉम्स बेनिफिट करेंगे, ग्रिड्स बेनिफिट करेंगे, पावर प्रोड्यूसर्स बेनिफिट करेंगे, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स बेनिफिट करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है पूरी ये इलेक्ट्रिफिकेशन एज अ थीम बहुत बेहतर तरीके से बेनिफिट करेगी। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बैंक्स भी बहुत अच्छा बेट है एट दिस पॉइंट इन टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बैंक्स आज भी कोविड वाले वैल्यूएशंस में अवेलेबल है, और इंडिया को अगर ग्रोथ फेज़ में आना है, द ओनली वे दैट इंडिया कैन रियली ग्रोथ इज़ क्रेडिट आउटटेक। इसका मतलब कि आप और मैं लोन ज़्यादा ले या कंपनीज लोन ज़्यादा ले और उसको अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ही जीडीपी बनेगी। तो क्रेडिट के बगैर तो इंडिया का ग्रोथ नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट आउटटेक विल बेनिफिट बैंक्स, और आज वैल्यूएशंस भी बहुत अच्छी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बैंक्स
और इलेक्ट्रिफिकेशन, 2 मेजर थीम्स है जो आज हम प्ले कर रहे हैं। अभी आपने ऑलरेडी मेंशन किया है, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आपके पास मौका होता कि आप 15 साल पहले पीछे जाएं और ख़ुद को बस एक एडवाइस, आई नो आपके पास बहुत सारे लर्निंग्स होंगी इतने सारे सालों में, पर कोई एक एडवाइस जो आप क्लियरली कीर्तन को बोलना चाहोगे, कीर्तन ये मत करना, वो क्या होगा? डोंट डू FNO एवर। दैट इज कीर्तन्स एडवाइस टू यंगर कीर्तन। ओके, थैंक यू सो मच कीर्तन फॉर ज्वाइनिंग अस। आई थिंक आपने आज जो भी हमें इंसाइट्स दिया वो हमारे व्यूअर को बहुत हेल्पफुल होगा। एंड आपने जिस तरीके से सारी चीज़ें समझाई हैं, आई थिंक वो एक ही बार में समझ जाएंगे और उनको ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन रहेगा नहीं। तो वी आर रियली ग्रेटफुल कि आप इस शो पे आए, एंड थैंक यू सो मच। नेहा, थैंक यू लाइकवाइज, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड आई एम होपिंग कि उन्होंने जो भी 45 मिनट्स 1 घंटा स्पेंड किया होगा उनसे उनको डेफिनेटली कुछ नई लर्निंग्स तो डेफिनेटली मिली हो। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट टाइम आप जब आएंगे तो हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को और इन डेप्थ समझेंगे और 100%। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.